अगर उस रात बस ड्राइवर को समझने में थोड़ी सी भी लेट हो जाती ना, तो अभी तक मेरे नाम के आगे ना लेट लग चुका होता। क्योंकि खतरे के चपेट में सबसे पहले कोई आता तो वो हमारी सीट थी, जो खतरे के एकदम पास थी। तो हुआ यूँ, ओमकारेश्वर जाने के लिए हमारी बस रात के 8 बजे आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई और यहीं से हमारी समस्या शुरू हो गई। क्योंकि उस बस में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण उसके जगह दूसरी बस आई, वो भी 1.5 घंटा लेट। यानी कि 8 बजे आने की जगह 9:30 में प्रस्थान की। खैर छोड़ो, फाइनली हमारी ओमकारेश्वर के लिए बस तो आ गई ना। और हम सब यह सोचकर खुश हो रहे थे कि चलो 1 से 1.5 घंटा ही टाइम गया है हमारा, अभी तो पूरी रात बाकी है, सफर तय हो जाएगा और समय के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे। मतलब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उसके बाद थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा हमारा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हम इंसान कितना भी अपने हिसाब से सोच ले, हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन होता वही है जो सबका बैठा ऊपर मालिक तय कर चुका है। तो दोस्तों, हमारी जो बस थी वो 3 से 4 घंटा अच्छे खासे चली, लेकिन रात को 1 बजे एक सुनसान हाईवे के रास्ते में आकर ठप हो गई। अब वहाँ से ना वो एक बार हिली न डोली। 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ और देखते देखते 1 से 1:30 बज गए। तब बस ड्राइवर से जाकर मोगली ने जब पूछा और उन्होंने जो बताया उसको सुनकर हम लोग एकदम से सन्न हो गए। पहले तो उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया है जिसके कारण बस रोकनी पड़ी। फिर बताया कि सिचुएशन को समझा नहीं होता तो बस में आज आग भी लग सकती थी। और लिटरली बताओ दोस्तों, तो सबसे ज्यादा ना हमारी ही सीट गर्म हो चुकी थी और उस पे एसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमारी जो सीट थी ना वो इंजन की एकदम पास थी। और हमने बहुत सारा सफर किया बस में, लेकिन इस तरह बस को गर्म होते नहीं देखा। और सच में ये बहुत भयावह मंजर होने वाला था हम लोग के लिए, जो होते होते ना टल गया। और ये तो अब चलने से रही, तो तीसरी बस का आने का हम लोग इंतजार कर रहे थे। और मैं तीसरी इसलिए बोल रही क्योंकि इससे पहले भी एक बस चेंज हो चुकी थी, जो 8 बजे की जगह 9:30 में आई थी। और यूं ही हाईवे पे आते जाते वाहनों को देखते देखते हमारा 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, क्योंकि हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, 3 बजे फाइनली हमारी तीसरी बस आ गई, जिसमें हमने शिफ्ट किया और उसके बाद हम निकले ओमकारेश्वर के लिए। जो हम सुबह के 9 बजे पहुंचने वाले थे ना, वो पहुंचे दोपहर के लगभग 2:30 बजे। और दुविधा की बात यह थी दोस्तों कि हमारे पास बस थे 4 घंटे, और उसी 4 घंटे के बीच में हमें नहाना था, दर्शन करना था, बोटिंग भी करनी थी और उसके बाद थोड़ा घूमना फिरना था, क्योंकि शाम 7 बजे हमें उज्जैन के लिए निकलना था। तो बस स्टैंड उतरते ही सबसे पहले हमने ओमकारेश्वर मंदिर के लिए ऑटो किया, जो पर पर्सन 20 रुपए लिया। और यहाँ आने के बाद तब पता चला कि हम सबसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जो उस समय बहुत बड़ी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ऐसे भी बहुत कम था और ऊपर से हमारा आश्रम नहीं मिल रहा था। मतलब हम लोगों को लगा कि ओमकारेश्वर ट्रस्ट के जो आश्रम है वो मंदिर के आसपास ही होगा। वैसे मंदिर के इर्द गिर्द कई आश्रम थे, लेकिन हम लोग को जिस आश्रम में रूम बुक हुआ था ना, वो वहाँ नहीं था। और उसी को ढूंढने में लगभग हमारा 10 से 15 मिनट गया, जो उस समय हमारे लिए 15 मिनट का बहुत अहमियत था। फिर एक ऑटो वाले भैया ने बोला कि हमें पता है, चलिए हम आप सबको छोड़ देते हैं, लेकिन 100 रुपया लेंगे। तो हम लोग रेडी हो गए, क्योंकि हमारे पास जो भी टाइम बचा था ना उसको बिल्कुल नहीं गंवाना था। और मैं बता दूं कि मंदिर से ना हमारा जो आश्रम था वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन उसका ही 100 रुपया लिया। बट कोई नहीं। तो आश्रम पहुंचने के बाद एक छोटा सा प्रोसेस हुआ, जहाँ पे एक बार फिर से हमारी बुकिंग चेक की गई। फिर उसके बाद हम सब डॉर्मेट्री गए, जहाँ एक दिन का स्टे का 100 रुपीज लगा था। और मैं यहाँ बता दूं कि हमने रूम नहीं लिया, क्योंकि हम लोग को यहाँ स्टे नहीं करना था, बस अपना सामान रखना था, तो हमारे हिसाब से यही सही लगा। उसके बाद नहा धोकर हम लोग निकल पड़े मंदिर की ओर। मैं बता दूं दोस्तों कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के नर्मदा नदी के बीच बने मधंता द्वीप पर स्थित है।
और यह द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है। इसी कारण इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। ऐसे कहा जाता है कि राजा मदंता की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और नर्मदा नदी जो इस स्थान को और भी ज्यादा दिव्य बना देती है। और मेरे हिसाब से ना ऐसा लगा कि यहाँ हमेशा बोटिंग चलती रहती होगी, क्योंकि धूप बहुत कड़क थी, फिर भी लोगों में ना एक उमंग उत्साह भरा था बोटिंग के लिए। जब दोपहर का दृश्य इतना सुंदर रहता है तो सुबह और शाम का दृश्य कितना सुंदर होता होगा, हम बस ना इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे हाथ से पहले ही सुबह निकल चुकी थी और बस बचा था शाम। तो देखिए आगे होता है क्या। और जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर गए, बस गर्भगृह के अंदर जाना था, उससे पहले गर्भगृह के पट हो गए बंद, वो भी 20 से 30 मिनट के लिए। तो जब मंदिर खुली तो हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद निकल चुके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। और मैं यहाँ बता दूं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी विशेष महत्व है और हमारी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ करते हैं। और यहाँ भी 1 से 1.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद तब जाकर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिला। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े नर्मदा नदी की ओर। और इस नदी का जल बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, तो हमने अपने घर के लिए यहाँ से गंगा जल ले लिया। और यहाँ बता दूं दोस्तों कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था जो हम लोग बोटिंग करते। वैसे मेरा मन था बोटिंग करने का, बट हमारे पास सच में समय नहीं था, क्योंकि हमारी जो बस थी उज्जैन के लिए वो शाम के 7 बजे को थी, तो हमें समय रहते ही निकलना पड़ा। बट हाँ, जब दोबारा ओमकारेश्वर आना हुआ तो बोटिंग तो जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, हमारा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।